बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने। तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे। और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल। अब दिल्ली मत चल। तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू दुनिया के पीछे मत चल। तू शेर नहीं, तू सवा शेर, अब की बारी कर दे हलचल। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। हो 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 हो। तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए? जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। तू जहाँ वहीं से सीखेगा, तू अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोक सकेगी क्या दिल्ली, तेरा नाम आसमां चीखेगा। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था। हाउ मेनी मार्क्स? अपनी शर्तों पे जीना है, तुझे ज्ञान तोड़ कर पीना है। दुनिया को मोड़े इशारों पे, तू दुनिया के रंग में मत ढल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। हैशटैग दिल्ली मच्चल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। तू देश का आने वाला कल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल, दुनिया देखेगी तेरा बल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग। टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो वी आर बैक विद अनदर सेशन ऑन आईबीपीएस क्लर्क। ये सेशन हमारा पिछले कई दिनों से चल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर चल रही है एंड इन टुडेज सेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार जुड़े हैं, उन सबको ये मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे क्लासेस एवरी मंडे टू फ्राइडे होते हैं। हफ्ते में 3 दिन दोपहर को 3 बजे से लेके 3:45 बजे तक हमारी ये क्लास चलती है। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड दीज क्लासेस रेगुलरली। आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ मिलते जुलते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सेकेंडली ये यूट्यूब सेशंस के अलावा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मास्टर क्लास भी हम कंडक्ट करते हैं। मास्टर क्लास जो है वो दोपहर को सुबह 10 बजे होती है, एवरी मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर और टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पर हम मास्टर क्लास सेशन कंडक्ट करते हैं। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज़ है, आप वो भी डेफिनेटली देख सकते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंग्लिश मास्टर क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्लोज टेस्ट के साथ शुरुआत करेंगे। नाउ ये एक बहुत ही सिंपल 5 फिल इन द ब्लैंक्स वाली क्लोज टेस्ट है। अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोगों को रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, टेक 20 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में आपको दूंगा टाइम और आप लोगों को नोट डाउन करना है कि आपके क्या आंसर्स हैं और फिर हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए तो as the country embarks on planning dash the 13th plan, that is 2018-2022 period,
नाउ प्लानिंग डैश द प्लान, प्लानिंग के बाद देखो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। प्लानिंग अगेंस्ट द प्लान तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्लान के खिलाफ प्लानिंग नहीं करेंगे। प्लानिंग ऑनवर्ड्स द प्लान नहीं बोलते। प्लानिंग एट इज रॉन्ग, प्लानिंग ऑन द प्लान इज ऑल्सो रॉन्ग, प्लानिंग फॉर द प्लान है ना। प्लान फॉर समथिंग, यू शुड प्लान फॉर अ बेटर फ्यूचर, यू शुड प्लान फॉर ऑल द डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। तो यहाँ पर प्लानिंग के बाद क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा। सो फॉर इज द करेक्ट आंसर हियर। तो जिन्होंने आंसर नंबर बी दिया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। वेल डन ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक ट्राई कीजिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये जो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है वो पहले सेंटेंस का ही हिस्सा है। तो इस पहले सेंटेंस को पूरा एक साथ पढ़ो। एज द कंट्री एम्बार्क्स ऑन प्लानिंग फॉर द 13th प्लान पीरियड, अ की क्वेश्चन मार्क डैश हैंग्स ओवर द प्रोसेस। अभी क्वेश्चन मार्क है तो हु तो नहीं लगेगा, क्योंकि हु किसी पर्सन के साथ यूज करते हैं। वेयर भी नहीं लगेगा, क्योंकि वेयर ये प्लेस के साथ यूज किया जाता है। इनसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि वो सुन के भी अजीब लगता है ना, की क्वेश्चन मार्क इनसाइड हैंग्स ओवर द प्रोसेस। ना आपका कंफ्यूजन यहां पर दैट में हो सकता है और ऑलवेज हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताती है कि कैसी कोई चीज हमेशा होती है, रिपीटेड एक्शन है। बट हियर इफ यू सी देयर इज नो रिपीटेड एक्शन, ये ऑलवेज के साथ नहीं जाएगा। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन लिख सकते हैं। अ की क्वेश्चन मार्क दैट हैंग्स ओवर द प्रोसेस इज ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो दैट के साथ हम यहां पर जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहां पर सही आंसर बन जाता है। ठीक है, सो वेल डन गाइस जिन्होंने ए आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड फिल इन द ब्लैंक ट्राई कीजिए। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग्रोथ इज एनर्जी हंग्री एंड द एस्पिरेशंस ऑफ ग्रोइंग एट 9 to 10% विल डैश ह्यूज डिमांड ऑन द एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री। कंट्री के एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर ह्यूज डिमांड को क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे, डिमांड को फॉरवर्ड नहीं करते है ना। फिर उसके बाद डिमांड को सब्जेक्ट नहीं करते, डिमांड को डिमांड नहीं करते, डिमांड को रिप्लेस नहीं करेंगे, डिमांड को प्लेस किया जाता है। It will place huge demand means it will require a huge demand from the energy resources of the country. So यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, सी आंसर here should be the right answer. ठीक है, नोट डाउन करते चलिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आंसर्स आपके गलत हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा फिल इन द ब्लैंक ट्राई कीजिए। तो देखिए यहां पर फोर्थ फिल इन द ब्लैंक क्या कह रहा है, इन दिस एनर्जी जिक्सॉ, इस एनर्जी के जिक्सॉ में, इस एनर्जी के पजल में क्या होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी विल डैश लाइक नेवर बिफोर। रिन्यूएबल एनर्जी विल पब्लिश लाइक नेवर बिफोर तो नहीं आ सकता, क्योंकि पब्लिश जनरली किताबों को किया जाता है, आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिश नहीं होगी, तो ये वर्ड ऐसा है जो कॉन्टेक्चुअली गलत है। रिन्यूएबल एनर्जी विल फाइंड, किसे ढूंढ के निकालेगी, विल बी फाउंड होता पैसिव वॉइस में, देन वी कुड हैव थॉट अबाउट इट, लेकिन विल फाइंड नहीं चलेगा। विल लाइट नहीं आता, ये भी कॉन्टेक्चुअली गलत है। सो विल पास लाइक नेवर बिफोर या विल फीचर लाइक नेवर बिफोर। नाउ फीचर ये जो वर्ड है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। फीचर जो नाउन वाला फीचर होता है, इसका मतलब स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, जैसे मोबाइल फोन के फीचर्स होते हैं। लेकिन फीचर ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, क्रिया होती है। टू फीचर मीन्स टू अपीयर, है ना। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि इस फिल्म में ये पर्टिकुलर एक्टर फीचर हो रहा है, मतलब अपीयर होने वाला है, एक्ट करने वाला है। वैसे इस एनर्जी के जिक्सॉ में रिन्यूएबल एनर्जी विल फीचर लाइक नेवर बिफोर, विल अपीयर लाइक नेवर बिफोर। इसके पहले कैसे ऐसे कभी नहीं हुआ था, वैसे इस बार होने वाला है। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट डुएबल।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा फिलर, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सॉल्व करना। बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब ये एक इडियम होता है, इसका मतलब है बाय लॉजिक या बाय कॉमन सेंस इंडिया विल रिक्वायर अबाउट 100 gigawatts or 1 lakh megawatts of capacity addition in the next 5 years. Energy encouraging trends on energy efficiency and sustained dash by some parts of the government have led to substantially lesser energy intensity of economic growth. Sustained dash, sustained efforts by the government, गवर्नमेंट की तरफ से सस्टेन्ड एफर्ट्स हैं और इन एफर्ट्स की वजह से ही क्या हुआ है, सब्सटेंशियली लेसर एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो सस्टेन्ड स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, प्रोजेक्शंस की तरफ से बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिसेस आपके दिमाग में आ सकता है, डेवलपमेंट्स भी आ सकता है, लेकिन ये कॉन्टेक्चुअली गलत है। सस्टेन्ड एफर्ट्स हैं सरकार की तरफ से और सरकार के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस की तरफ से, एंड दोज एफर्ट्स हैव लेड टू सब्सटेंशियली लेसर एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसी वजह से एफर्ट्स आपका आंसर, बी आंसर जो है वो सही आता है। जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरर स्पॉटिंग। यहां पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और इन सेंटेंसेस में कोई एरर है, एक एरर है जो गलती आपको ढूंढ के निकालनी है। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड आउट करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए सब लोग, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। With everything collapsing, she didn't have time to worry about flying. But when she was sitting in the airport, she finally had time to stew over it. Now इस क्वेश्चन में एरर जो है वो प्रीपोजिशन का एरर है। प्रीपोजिशन के एरर्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लेस के साथ इन और एट कब लिखते हैं। इन हम तब लिखते हैं जब किसी एरिया की बात करते हैं, एट हम तब लिखते हैं जब किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे, शी वॉज सिटिंग इन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे बैठी थी ना, एयरपोर्ट एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह है यहां पर, इसलिए इन द एयरपोर्ट नहीं आता, यहां पर एट द एयरपोर्ट आएगा। शी वॉज सिटिंग एट द एयरपोर्ट व्हेन शी रियलाइज शी हैड द टाइम, और वहां पर उसने सोचा उसके बारे में। स्ट्यू ओवर का मतलब होता है गहराई से सोचना किसी चीज के बारे में, थिंक करना या पॉन्डर अपॉन जिसको हम कहते हैं वो करना। ठीक है, सो डी आंसर आपका गलत बनेगा। सी के साथ हम यहां पर जाएंगे, सी ऑप्शन में एरर है प्रीपोजिशन का, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग का। Since many of the poor were not able-bodied means they were not capable, therefore the workhouses were not profitable institutions. Now ये जो सेंटेंस है इसमें एरर है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। नाउ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है, अननेसेसरी यूसेज ऑफ वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल। यहां पर सिंस जो है, ये सिंस का मतलब होता है बिकॉज। नाउ सिंस ऑलरेडी जब आ चुका है तो सिंस के साथ देयरफॉर नहीं चलता, सिंस के साथ यहां पर देयरफॉर नहीं चलता क्योंकि दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तो सिंस ऑलरेडी जब लग चुका है तो देयरफॉर नहीं लगेगा, ये अननेसेसरी है। इसका मतलब फिर से सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है और सी आंसर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर सी दिया है फिर से आपका करेक्ट आंसर हो गया। वेल डन ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए।
we have been told that since we are small, that we must never disrespect our elders as it is not considered good behavior. Now यहां पर देखिए फिर से एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का ही एरर है. We have been told that since we are small, क्योंकि हम छोटे हैं, दैट नहीं चलेगा. ये दैट क्या है? एक्स्ट्रा जानकारी या एक्स्ट्रा वर्ड आ गया. इसको टोटली इग्नोर किया तो भी चलेगा. बिकॉज वी आर स्मॉल वी मस्ट नेवर डिसरिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. यहां पर ये दैट की जरूरत नहीं है, मतलब बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर निकल के आ गया और बी आंसर आपका सही आंसर बन जाता है. ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई कीजिए. नाउ ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई होप सबको आंसर आ चुका है अभी तक. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देखो इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब वहां पर रहने वाले लोग, और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाला ही आपका सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए. ये वॉज जो है ये भी आपका प्लूरल आना चाहिए, है ना. वॉज का क्या बनेगा? वॉज का वेयर बनेगा. सो सेंटेंस ऐसे बनता है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इलेक्टोरेट वेयर अबाउट इक्वली डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन एंड अर्नेस्ट सपोर्टेड बाय स्पेनिश ट्रूप्स वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर गेवहार्ड. तो बाकी सेंटेंस एक्चुअली करेक्ट है. वॉज का वेयर बनेगा बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत है. बी इज योर करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. पांचवा क्वेश्चन ट्राई कीजिए. एक और स्पॉट द एरर. At the beginning of the 19th century, female literacy was extremely low in comparison to male literacy. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. इट इज बेस्ड ऑन मॉडिफायर, एडजेक्टिव और एडवर्ब के यूसेज के ऊपर बेस्ड है. देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लोड नहीं आएगा, सिर्फ लो होना चाहिए. LOW. ये ईडी जो है ये एक्स्ट्रा है क्योंकि एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है और हमको एडजेक्टिव चाहिए. लो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, उसको ईडी लगा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब सी पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है और सी आंसर आपका सही आंसर बन जाएगा. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है पैराजंबल का. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल जस्ट क्लोज माय वीडियो प्रोफाइल हियर सो दैट यू गाइस कैन रीड द एंटायर क्वेश्चन. आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ पाएंगे. ठीक है, और 2 मिनट का समय देता हूं. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. इसको पूरा पढ़ो, इसके सीक्वेंस को फाइंड आउट करो और फिर उसके हम लोग सीक्वेंस डिस्कस करते हैं. ट्राई कीजिए. यू हैव 2 मिनट्स ऑफ टाइम. चलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं.
वीडियो वैसे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रहा है, तो आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर हम लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया बहुत सारी चीजें हो सकती है ऐसे लगता है, क्योंकि इसमें पावर्टी लाइन मेंशन किया गया है, उसमें पावर्टी एलिविएशन आ गया है, वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें एक साथ बोली जा रही है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, ये थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है आपके लिए। 6 सेंटेंसेस दिए हैं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6, ये हमको पैराग्राफ का सीक्वेंस अरेंज करना है। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे बना देता हूं मैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो शुरुआत देखो कहां से करेंगे। कुछ लोग ए के साथ शुरुआत करेंगे, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिक्रीजिंग। बी तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देयरफॉर जो है ये एक कनेक्टर होता है, तो उसको स्टार्टिंग में तो नहीं लिख सकते। सी भी हो सकता है, कि पॉवर्टी एलिविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स, ये भी इंट्रोडक्टरी लग रहा है। डी सेंटेंस भी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, कि टेकिंग इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक सिनारियो ऑफ द कंट्री द नीति आयोग ड्राफ्ट्स सम वेलफेयर प्रोग्राम्स, कि इकोनॉमिक सिनारियो को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स को ड्राफ्ट करती है, और उन वेलफेयर प्रोग्राम्स में से एक आपका नीति आयोग बन सकता है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ई तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑल्दो आ गया कॉन्ट्रास्ट के लिए, ऑल्दो दिस चेंज इज स्लो एंड ग्रेजुअल इट अपीयर्स टू बी कंसिस्टेंट, ये तो शुरुआत में नहीं लिख सकते। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस मतलब कौन सा प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता, तो ये भी अपना ओपनिंग लाइन नहीं आ सकता। तो ओपनिंग लाइन के लिए अपने पास 3 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, ए सी या फिर डी। नाउ अपने आप को सवाल पूछो कि पावर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, पावर्टी एलिविएशन की बात हो रही है, या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये एक जनरल सेंटेंस है। तो इन जनरल वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ शुरुआत करेंगे, और उन वेलफेयर प्रोग्राम्स में से एक होता है पावर्टी एलिविएशन। तो सीधा पावर्टी एलिविएशन पे जंप करने से पहले हम शुरुआत करेंगे डी के साथ, कि इकोनॉमिक सिनारियो को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स ड्राफ्ट करती है, और उनमें से कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, पावर्टी एलिविएशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम। इन सब में सबसे ज्यादा पावर्टी एलिविएशन ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है, वाई, इसका रीजन अगर आप पूछेंगे तो आंसर मिलता है, द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम कैन बी सेंस्ड व्हेन वी स्टडी द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है। अभी यहां पर पहली बार पॉवर्टी लाइन को मेंशन किया गया है, फिर आएगा एफ के बाद ए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिक्रीजिंग। परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये जो डिक्रीज हो रहा है भले ही कैसा है, स्लो है एंड ग्रेजुअल है। दिस चेंज इज स्लो एंड ग्रेजुअल इट अपीयर्स टू बी कंसिस्टेंट। तो ए के बाद ई लग जाएगा, और ई के बाद ये देयरफॉर वाला कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा बी, देयरफॉर इट इज अ वेलकम साइन बट वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट आवर एस्केलेटिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस पैराजंबल का सही सीक्वेंस ये बनेगा डी सी एफ ए ई और बी, और इसी सीक्वेंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, विच विल बी द फर्स्ट लाइन, विच विल बी द सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इस हिसाब से बनेंगे। ठीक है, आई होप ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी पैराजंबल था, लेकिन डूएबल है। नहीं अगर समझ में आया तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए और पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अभी 3 टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए, हमारा क्लोज टेस्ट हो गया, फिर स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस किए, और अभी यहां पर पैराजंबल किया। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चंस हमारे उसके देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन, जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन का एक दूसरा टाइप होता है, जिसमें आपको एरर ऑलरेडी दिया जाएगा बोल्ड करके, बस उसको ठीक करना है, उसको सही करना है, और नीचे आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसका एक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इट इज दे हु इज इंसिस्टिंग दैट आई क्विट माई कुशी जॉब एंड फॉलो प्लान्स दैट हैव नो बेस और फ्यूचर। नाउ देखिए, ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। नाउ हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर किसी वर्ब के पहले कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जैसे हु या फिर विच या फिर दैट, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है ये नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है ना, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर इज इंसिस्टिंग में इज आपका वर्ब है, और इस वर्ब के जस्ट पहले हु आ गया। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो अगर वर्ब के पहले रिलेटिव प्रोनाउन है तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले आने वाला आपका सब्जेक्ट बनता है। तो दे बनेगा आपका सब्जेक्ट, और दे का नेचर कैसा है? प्लूरल है। दे के साथ इज नहीं लगाते, दे के साथ आर लगता है। तो आर यहां पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 में है। ये इज वाले ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हट जाएगा, और सीधा इंसिस्टिंग नहीं लिख सकते क्योंकि हमको मेन वर्ब चाहिए, तो ये जेरंड के फॉर्म में नहीं चलेगा। नाउ आर इंसिस्टिंग जो है ये एक्टिव वॉइस में है, आर इंसिस्टेड जो है ये पैसिव वॉइस में है। तो हमें एक्टिव वॉइस चाहिए कि पैसिव वॉइस चाहिए? इंसिस्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये दे कर रहे हैं ना, यही लोग कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट अगर काम कर रहा है मतलब सब्जेक्ट एक्टिव होता है। सब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो हमें वॉइस भी एक्टिव चाहिए, इसीलिए एक्टिव वॉइस वाला आर इंसिस्टिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द राइट आंसर? नाउ डॉक्यूमेंट्स अगर प्लूरल में लिखना है तो दिस नहीं चलेगा, यहां पर दीज आना चाहिए, है ना, या फिर दिस डॉक्यूमेंट भी चल सकता है। नाउ हम एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? तो आगे देखो, ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन है, और प्रोडक्ट्स का नेचर कैसा है? प्लूरल है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये भी प्लूरल ही होंगे, यहां से भी पता चलता है। और आगे देखो, ट्राई टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन में ये जो ट्राई है ये वर्ब भी तो प्लूरल ही है ना। अगर यहां पर ट्राइज होता TRIES वाला तो हमारा डॉक्यूमेंट सिंगुलर आ सकता था, लेकिन ट्राई है, प्लूरल है, प्रोडक्ट्स भी प्लूरल है, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी प्लूरल आना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स प्लूरल आएगा मतलब एस लगा के आएगा, है ना। नाउ नो इंप्रूवमेंट तो हमने ऑलरेडी हटा दिया था, सिंगुलर डॉक्यूमेंट भी हट जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स जब एस लगा के आएगा तो ए आर्टिकल नहीं चल सकता, क्योंकि ए आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है। सो 2, 4 और 5 हमारे हट जाएंगे, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। नाउ दीज और दोज में क्या डिफरेंस है? दीज ये हम नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और दोज जो होता है ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। नाउ आगे अगर आप देखेंगे तो ट्राई टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शंस फॉर द मोस्ट एलिमेंटल फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें ये जो ट्राई है ये प्रेजेंट टेंस वाला है ना, तो सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दीज के साथ हम जाएंगे, दोज के साथ नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, 1 आंसर के साथ हम यहां पर करेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, वेल डन ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। The total number of confirmed COVID-19 cases in India crossed 40,000 on Sunday, making it one between 16 countries which have crossed that figure. Now ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शंस तो बहुत ही सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे 16 के बाद कंट्री नहीं आएगा ना, क्योंकि 16 के बाद कंट्रीज लिखना पड़ेगा, 16 कंट्रीज हैं, तो ये सिंगुलर कंट्री के वजह से ऑप्शन नंबर 4 तो आप उधर ही हटा सकते हैं। दूसरी बात, बिटवीन ये 2 नाउन के साथ यूज करते हैं, 16 है तो 2 से ज्यादा है ऑब्वियसली, तो बिटवीन तो नहीं चलेगा, तो बिटवीन वाला ऑप्शन नंबर 3 भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 हट गया, 4 हट गया, बिटवीन यहां पर भी है मतलब 5 भी हटेगा, तो या तो अमंग आएगा या फिर अमंगस्ट आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे कोई डिफरेंस एज सच नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश में अमंगस्ट लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में अमंग लिखते हैं।
यहां पर डिफरेंस है दैट का और विच का। नाउ जिन लोगों ने मेरी प्रोनाउन की क्लास अटेंड की है, प्रोनाउन की क्लास ठीक से जिन्होंने अटेंड की है, जिन्होंने बेसिक्स की क्लास अटेंड की है, उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दैट और विच के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक था IPN मेथड और दूसरा होता है कॉमा मेथड, है ना। IPN मेथड यहाँ पर काम करेगा क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं है। और IPN मेथड में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इमीडिएटली प्रीसीडिंग नाउन की बात करते हैं तो दैट लगाते हैं, और उसके भी पहले वाले नाउन की अगर बात करते हैं तो विच लगाते हैं। नाउ IPN मेथड क्या है, विच और दैट कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय कौस्तुभ सर, प्रोनाउन की क्लास आप देख लो, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना। और उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि ये विच और दैट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम 16 कंट्रीज की ही बात कर रहे हैं, मतलब IPN की बात कर रहे हैं, और IPN में विच नहीं लगता, IPN में दैट लग जाता है। तो यहां पर दैट आना चाहिए, दैट की वजह से ए आंसर करेक्ट है, विच नहीं काम करेगा। सो वन आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नहीं क्लियर हुआ है ये IPN मेथड तो वो वीडियो जाके देख लेना यूट्यूब के ऊपर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। With business increasingly getting global, each new wave of mergers is likely to mean more foreign takeovers. Now जब मर्जर होते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है ना, ओवरटेक नहीं करती। ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है? आगे निकल जाना, जैसे गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक करती है। तो ओवरटेक तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हट जाएगा। ओवरटेकिंग भी नहीं आएगा, 4 ऑप्शन हट जाएगा। मोर ये जो वर्ड है ये क्या डिनोट करता है? प्लूरल फॉर्म। तो टेक ओवर्स जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा एस लगा के। यहां पर सिर्फ टेक ओवर लिखा है विदाउट एस, ये भी नहीं चलेगा। टेक ओवर्स में एस आ गया और यहां पर टेक ओवर्स में भी एस आ गया, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। नाउ लाइक टू मीन या लाइकली टू मीन? इज लाइकली टू मीन। लाइकली ये एडवर्ब होता है और एडवर्ब ही हमको चाहिए, लाइक नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सो जो दिया है वो एक्चुअली करेक्ट है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड या नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहां पर आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द राइट आंसर? थोड़ा ट्रिकी है, इंट्यूशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग है उनके आंसर्स यहां पर जल्दी से आ जाएंगे। The duo's network was made to learn identify true signals. ये जो नेटवर्क है उसको बनाया गया, was made, was के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, मतलब मेड हर जगह लगेगा ही। अनफॉर्चुनेटली सारे ऑप्शंस में मेड है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करने के लिए बनाया गया था? टू लर्न टू आइडेंटिफाई, दोनों एक साथ इन्फिनेटिव आएंगे, है ना, क्योंकि लर्न कौन करेगा? नेटवर्क ही लर्न करेगा, और आइडेंटिफाई कौन करेगा? नेटवर्क ही आइडेंटिफाई करेगा। मतलब दोनों इन्फिनेटिव्स हमको एक्टिव इन्फिनेटिव में चाहिए, तो यहाँ पर 2+V1 और यहाँ पर भी 2+V1 ऐसे कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था बिकॉज मैं छुट्टी पे हूँ अभी फिलहाल, एंड मंडे की हमारी ये जो रेगुलरली क्लास चलती है 3 बजे, वो क्लास मिस नहीं करनी थी। आई डिड नॉट वांट यू गाइज टू मिस द सेशन, इसलिए ये क्लास मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रख दी थी। एंड इट्स ग्रेट दैट यू गाइज वॉच द सेशन टिल द वेरी एंड, एंड इट्स आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स कि आप लाइव सेशन ना होके भी इतना सेशन पूरा का पूरा आपने देख लिया। ठीक है, चलिए, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन। कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल छुट्टी है, ईद के दिन की छुट्टी है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद, एंड हम मिलेंगे वेडनेसडे के दिन, बुधवार को 3 बजे, जैसे हमारी रेगुलर क्लास चलती है 3 बजे, वैसे ही हम लोग 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे।